बीकानेर के रसगुल्ले की मिठास और भुजिया के तीखेपन का स्वाद भले ही 7 समंदर पार तक पहुंच गया हो, लेकिन ये सच है कि बीकानेर को विकास की दृष्टि से आज भी उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी जोधपुर या अन्य संभागों को मिलती रही है। जबकि यहाँ पर तमाम वो संसाधन मौजूद हैं जिससे कि फिजा बदल सकती हैं, बात चाहे लैंड की हो या फिर सिरेमिक हब के तौर पर डेवलप करने की। तो इन सब पर हम बात करेंगे। और एक कारण और भी है, क्योंकि बजट को लेकर इस बार बीकानेर के लोगों की उम्मीदें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि प्रतिनिधित्व में जहां तक बात है, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस ने खूब उदारता बरती है। 12 से 14 लोग संभाग से हैं और बीकानेर से भी 3 मंत्री हैं। ऐसे में यहां के लोगों को बजट से लेकर बड़ा उत्साह है, बहुत उम्मीद है। तो हमारे साथ एक पैनल है, डॉक्टर विठल बिस्सा हैं जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, सुधीर शर्मा हैं, सीए हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, लिखते पढ़ते रहते हैं, जियाउर रहमान आरिफ हैं, प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं, कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे, सत्यप्रकाश आचार्य हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं, मीना आसोपा हैं, महिलाएं भी हैं और लगातार सक्रिय रहती हैं सोशल कॉजेज पर भी, और डॉक्टर पंकज जैन हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, और विनोद गोयल हैं, होटलियर हैं, पर्यटन विभाग से कहीं ना कहीं इनके ताल्लुकात रहते हैं। तो इन सब विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं सुधीर शर्मा से। आप सीए हैं, समझते हैं बारीकी को, क्योंकि बजट का मतलब ही आय व्यय का विवरण होता है। तो सुधीर जी, क्या उम्मीद लग रही है आपको, और इतना अनुभव जो आपका है उसको देखकर क्या लगता है कि इन चीजों पर इस बजट में बीकानेर के लिए कुछ हो सकता है? पहले मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम के आगे जादूगर लिखा जाता है, और वो जादूगर हैं सोशल इंजीनियरिंग के और आम लोगों की रग को पकड़ने में। तो संभवतः 2-4 दिन पहले उन्होंने एक हिंट भी दे दिया था कि इस बार का जो बजट होगा वो कहीं ना कहीं आम जन को आराम पहुंचाने वाला होगा और विकास का बजट होगा। देखिए साहब, जो विकास को लेकर हमारी संभावनाएं हैं, राजस्थान के अंदर जो ज़िले हैं बहुत बड़े बड़े हैं, संभावना की जा रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो डिमांड उठी है वो तकरीबन 50 नए ज़िलों की डिमांड उठी है, और अगर इस तरीके से आधी भी डिमांड पूरी कर दी जाती है तो विकास का पहिया एक डबल गति से घूमता है। औद्योगिक विकास के अंदर देखा जाए, स्पेशली बीकानेर के एरिया के अंदर देखा जाए, तो हम हमेशा सिरेमिक्स की बात करते हैं, हमेशा सिरेमिक्स की बात करते हैं, दूध की बात नहीं करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी दूध की मंडी बीकानेर है। फूड प्रोसेसिंग की बात नहीं करते हैं, भुजिया पापड़ की बात करते हैं, रसगुल्लों की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ हमारे जो परंपरागत खाद्य पदार्थ हैं उनकी बात नहीं करते हैं। अगर उनकी यूनिट्स यहाँ पर लगती हैं, साथ में पर्यटन है, अभी सीमांत एरिया के डेवलपमेंट की बात चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। हमारे बीकानेर के तकरीबन 7 दिग्गज लोग हमारे को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है उनका असर तो अगले बजट में दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीकानेर को एक अच्छा चंक मिलना चाहिए। इससे दोबारा आपके पास लौटेंगे डॉक्टर विठल बिस्सा। एजुकेशन और हायर एजुकेशन को लेकर जो बातचीत होती है, अभी भी लगता है कि बीकानेर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देख रहे हैं कुछ में तो जो वेतन की दिक्कतें आ रही हैं, काम हुआ है लेकिन उस तरह से नहीं हो पाया। क्या लगता है हायर एजुकेशन में बीकानेर इस बार कुछ उम्मीद कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से हायर एजुकेशन का एक हब बन चुका है बीकानेर, और जो आपने वेतन की बात करी, उन मामलों में यूनिवर्सिटी के लेवल पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कमेटी बनाई है, और शीघ्र ही, क्योंकि प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है उसको पैनलाइज करने में, निश्चित रूप से गवर्नमेंट इस जो हमारी ईसीबी और सीईटी है उन महाविद्यालयों के लिए कुछ बजट का प्रावधान करेगी। इसके साथ साथ हमारे जितने भी यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें नए डिपार्टमेंट खोलने के लिए भी हमसे प्रपोजल लिए हुए हैं, और उन प्रपोजलों पे भी निश्चित रूप से धरातल पे उसके रिजल्ट बजट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि पिछली बार हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने ये जो हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, उनके लिए एक नियामक आयोग बनाने की बात कही थी और उसकी कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट में जा चुकी है। निश्चित रूप से वो यदि धरातल पे इस बजट में आएगी तो राजस्थान के हायर एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत बड़ा कदम होगा। हम नेताओं के पास आए, इससे पहले जो एक तरह से इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, होटल कोरोना की मार झेली, पर्यटन पर बहुत ज़्यादा असर आया, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट में? क्या लगता है क्या होना चाहिए? बीकानेर जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि होटल इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत हब बनता जा रहा है। और आप ये देखिए पूरे राजस्थान में, जैसे अभी मतलब फॉरेन टूरिस्ट नहीं आया, उसके कारण शादी ब्याह के अपने राजस्थान में बहुत शादी ब्याह, और वही चीज़ ये है कि बीकानेर भी डेस्टिनेशन मैरिज के लिए हब बन रहा है, तो होटल इंडस्ट्री को ये राहत मिलती है। यानी कहीं ना कहीं संरक्षण की जरूरत आपको लगता है, कुछ ऐसा मिलना चाहिए। पंकज जी, आपके पास आते हैं क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट से हैं, क्या कहेंगे बजट पर जो बात होती है? तो दरअसल ये कहा जाता है कि बजट आउट नहीं होता, लेकिन उम्मीद जो है, एक खाका बनता है, सब जगह से जाता है। तो आप एक अर्थशास्त्री के तौर पर मानिएगा, एक शिक्षाविद होने के नाते मानिएगा, क्या उम्मीद इस राजस्थान के बजट को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद चुनाव भी हैं?
देखिए, मेरा ये मानना है कि एक शिक्षित समाज ही सबसे इम्पोर्टेंट ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये बात जानते हैं और इसीलिए शिक्षा के ऊपर बजट में थोड़ा खर्चा बढ़ना चाहिए। वो चाहे स्कूल एजुकेशन की हम बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि उन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को नए ज़माने के हिसाब से, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे और नई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसमें चेंजेस लाना चाहिए। उनमें इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, चाहे फिर वो पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू हो, चाहे गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड कराए। लेकिन उनसे क्या होगा, एक समाज जो है हमारा वो और ज़्यादा शिक्षित होगा। शिक्षित समाज होगा तो और डेवलपमेंट होगा तो अल्टीमेटली वो हम सबके काम आएगा। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा पे थोड़ा जोर दें और इस बजट को थोड़ा इंक्रीज करें। शिक्षा पर जोर दें। मीना अशोपा हैं, भाजपा की बात हम नहीं करेंगे कि महिला होने के नाते, क्योंकि महिला जो है जानती है किचन का बजट जब मैनेज करती है सबसे टिपिकल काम होता है वो, तो आप समझते हैं क्या लगता है क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? क्या सुरक्षा की बात हो, इन चीज़ों को लेकर क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं? मुझे लगता है कि जैसे जैसा अभी हमारे सीए ने कहा कि अशोक गहलोत एक जादूगर है, तो आई थिंक ये हर बजट में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता है। जैसे इवन राहुल गांधी ने आया था किसानों के लिए 1, 2, 3 till 10 कि इनकी 10 दिन में माफ़ होगा, तो वो भी नहीं हुआ और आज भी उनके जो ज़मीन है वो भी लेने का इस ताक में है। सो आई थिंक जो इट विल बी प्योरली चुनावी बजट, क्योंकि अब उनको 2 साल के बाद ये लास्ट चुनावी बजट होगा कि उनको लुभावना करेंगे ही, पर हाउ मच दे विल इम्प्लीमेंट आई डोंट नो। और दूसरी महिलाओं के लिए, महिला आज के तारीख में राजस्थान में बहुत असुरक्षित है। पूरे राजस्थान में एवरीडे आप पेपर पढ़ो तो कहीं ना कहीं बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करना, मर्डर करना, तो ये आम बात है। सुरक्षा को लेकर कुछ होना चाहिए, आपका मानना है? होना चाहिए, सुरक्षा को लेकर उनको महिलाओं के लिए खास बजट होना चाहिए। अदर स्टेट्स में भी हमने देखा है कि महिलाओं को फ्री बस ट्रैवलिंग है, उनका यहाँ मार्शल रखा है, तो वाई नॉट, हमारे यहाँ क्यों नहीं इस तरह का महिलाओं के लिए एक अच्छा बजट हो। और दूसरी चीज़, इवन महिला आज एजुकेटेड है, बहुत है, आगे बिजनेस भी करना चाहती है, तो इस में भी स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। महिलाओं को किस तरह से एम्पावरमेंट करें, उनको किस तरह से इंडिपेंडेंट करें, मजबूत करें, इसमें भी बजट होना चाहिए। इस पर भी बजट होना चाहिए। सत्यप्रकाश जी, आप भी चूंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने तो पत्र लिखा है कि भाई ये होना चाहिए बीकानेर के लिए, तो भाजपा के नेता होने के नाते, शहर के वासिंदे होने के नाते किन मुद्दों पर आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं या किया है आप लोगों ने? क्योंकि एक सिस्टम होता है, कहीं ना कहीं अपनी बात पहुंचाई जाती है, तो क्या लगता है कि इन विषयों पर बीकानेर में काम होना चाहिए? अभी जो चर्चा चल पड़ी है, शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा चर्चा चली है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैं इस विषय पर कहना चाहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ, देश को आज़ादी के समय शिक्षा विभाग दिया गया था, हर जिले में कुछ न कुछ दिया गया था, तो बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया था और शिक्षा विभाग का निदेशालय बीकानेर में था। लेकिन समय समय पर यह जो निदेशालय है वो कमज़ोर होता गया। मैं उम्मीद करता हूं कि बीकानेर के शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा निदेशालय को सशक्त करने के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं, जो डिपार्टमेंट यहाँ से चले गए हैं उनको वापस लाने की कुछ न कुछ कार्रवाई इस बजट में करनी चाहिए। लेकिन लगता नहीं है मुझे कि इस प्रकार का हो, क्योंकि प्रभावी रूप से हमारी बात रखी नहीं जा रही है। लोक लुभावन बजट, चुनावी वर्ष है, लोक लुभावन बजट जैसा जादूगर कहा गया, कोई न कोई जादूगरी दिखाना चाहेंगे। लोक लुभावन बजट की बजाय आम जन को राहत मिल सके, बीकानेर के विकास के लिए कुछ हो सके। जैसे बीकानेर में सड़कों की बड़ी भारी समस्या है, बीकानेर में जो रास्ते हैं उनमें आने के लिए बीकानेर में 4 लाइन होनी चाहिए, वो 4 लाइन नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ प्रस्ताव केंद्र सरकार को भी भेजे और सॉलिड रूप से सड़कों का विशेष रूप से ध्यान रख करके यदि सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाए। अभी जगह जगह जो अभी सभा का मौका था उस पर भी बड़ी हालत खराब हुई। तो इस प्रकार का बजट के लिए और विद्यालय अपनी स्कूल शिक्षा के साथ साथ कॉलेज शिक्षा में बीकानेर शहर में पश्चिम विधानसभा में एक महिला कॉलेज की अत्यंत आवश्यकता है। मैं समझता हूँ इसके लिए कुछ न कुछ घोषणा कॉलेज होना चाहिए। आपकी बात ठीक है, सड़कों की आपने बात की जी। और रहमान साहब, सत्ता से आते हैं, एक संगठन से जुड़े हुए हैं आप, क्या लगता है कि इन 5-7 विषयों पर आप लोगों ने ध्यान आकर्षित किया? तो पॉलिटिकल बात ना हो, बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हो रही, शिक्षा की बात हो रही, शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, सिरेमिक हब बने, इंडस्ट्री, ये तमाम चीजें हैं। और आप जानते हैं रेलवे क्रॉसिंग को लेकर जो हालात है, आप चुनाव लड़ते रहे, आपके नेता, इनके नेता, तो अब क्या लगे इस बजट में, क्या उम्मीद करें क्या जनता बीकानेर की? देखिए, जो 3 साल सरकार के हुए चौथा बजट है। पहले मैं पिछले बजट की बात करूंगा। जिस प्रकार से सभी को पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ना कुछ दिया है, पक्ष को नहीं विपक्ष को भी दिया है, और पूरे विपक्ष ने भी इसकी तारीफ की थी, और 70% से ज़्यादा हमने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। अब क्योंकि ये चौथा बजट है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हर वर्ग का माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान रखेंगे। रही बात जो रेलवे फाटकों की बात है, मैंने पहले भी कहा है, बार बार कहा है कि इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई रोल है तो वो केंद्र सरकार का रोल है, जहाँ तक रेलवे की फाटकों की समस्या का समाधान है। जब भी राज्य के अंदर सरकार बदलती है
तो रेलवे जो है वो अपना स्टैंड बदल लेता है। अगर कोई कहता है कि बाईपास बनाना है तो रेलवे कहता है हम तैयार हैं। अगर कोई कहता है कि एलिवेटेड ये रोड, तुमसे ना हो पाएगा इस बार। अब ये बताइए और क्या हो सकता है? नहीं, आप छोड़िए इस बात को, और क्या क्या हो सकता है? मैं आपको बताऊं, जो चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, ये जितने भी पहलू हैं इन सब पे ध्यान रखा जाएगा। कहीं विकास की कोई कमी नहीं। 3 मंत्री अगर हमें दिए हैं तो वो 3 मंत्री अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे और आने वाले बजट में आप देखेंगे कि बीकानेर बजट में भी कहीं कम नहीं रहेगा। बजट में कम नहीं होगा। स्वदेशी, अब थोड़ा सा अर्थशास्त्री की तरह से बात करते हैं आपसे। एक तो सिरेमिक हब की जो बात है उसको बहुत बात हुई है, क्या लगता है आपको पर्यटन को लेकर? आपको क्या लगता है सरकार ये प्रावधान कर सकती? क्योंकि अशोक गहलोत जिस तरह से बात कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से उन्होंने संवाद किया है, तो आप एक सीए के नाते क्या देख रहे हैं कि ये 2-3 चीजें ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखिए होगा क्या, ये तो कल तय होगा जब बजट पेश करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह से एक रोड मैप बनाया जा सकता है जिससे कोरोना के बाद स्टेट की इंडस्ट्री को, स्टेट के पर्यटन उद्योग को कहीं ना कहीं सहारा मिले? अगर आप जीडीपी के अंदर बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो जो राजस्थान के लोगों की पर कैपिटा इनकम है वो तकरीबन 1,21,000 रुपये जाती है। और ये जो 1,21,000 रुपये पर कैपिटा इनकम है, ये इसका मतलब ये है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बराबर आकर खड़े हो गए हम। ये बहुत कम है। अगर आप कृषि की बात करें तो तकरीबन 24% जीडीपी हमारी कृषि से आती है। तो मुझे ये लगता है कि जो किसान आंदोलन हुआ था उस टाइम भी जो मुख्यमंत्री ने हमारे वादे किए थे, रोल किया था, यहाँ राहुल गांधी जी जो स्टेटमेंट यहाँ पर देकर गए हैं, उन सब को देखते हुए एक तो कृषि में बहुत बड़ा कुछ आने वाला है। बजट भी अलग से ला रहे हैं, कृषि बजट भी अलग से आ रहा है और उसके अंदर भी बहुत बड़ा कुछ आने वाला है। दूसरा देखा जाए, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात की जाए, तो मान कर चलिए कि मनरेगा इसके अंदर बहुत बड़ा रोल करेगा। बीकानेर के अंदर मनरेगा को बहुत बड़ा रोल मिलने वाला है। इंडस्ट्री के अगर अंदर आते हैं तो मेरे मित्र अभी गोयल साहब बता रहे थे कि पर्यटन को अगर उद्योग का दर्जा दे दिया जाए, अगर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया जाता है तो संभवतः राजस्थान गोवा के बाद भारत का दूसरा पर्यटन स्थल ऐसा बन सकता है जिसके अंदर पर कैपिटा इनकम पर्यटन के कारण हम उछाल कर सकते। देखिए राजस्थान के अंदर विविध चीज़ें हैं। एजुकेशन देखिए, 24 मेडिकल कॉलेज पिछले सालों में राजस्थान में सरकार या स्वास्थ्य के लिए दिए। 24 मेडिकल कॉलेज कम नहीं होते हैं। 2-4-5 की घोषणा इस साल भी हो जाएगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा काम हुआ है। सुरक्षा के ऊपर भी देखा जाए तो जो पुलिस का एक ऐप का अभी प्रोग्राम किया गया है, या पिछले कुछ दिनों में जो एक्टिव पुलिस दिखी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी काम किया। अब आते हैं अपने आर्थिक मोर्चे के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स को रोजगार चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी इसी टाइम हुई है, पहले कभी देश के अंदर नहीं थी, या पहले कभी चुनाव हुए या बजट आया तो नहीं थी, लेकिन अब हर आदमी को एक उम्मीद जगी है। अभी जो शिक्षा का पैटर्न किया गया है, बिना किसी इंटरव्यू के जो अपॉइंटमेंट होने लगे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी को उसके अंदर जिज्ञासा हुई है कि उसका अपॉइंटमेंट उसके अंदर हो सकता है। और आने वाले टाइम में सुनने में आया 1,91,000 भर्तियाँ अगर राजस्थान के अंदर आ जाती हैं, पुलिस के अंदर आ जाती हैं, क्लैरिकल ग्रेड के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज खड़ी हैं, तो मुझे लगता है राजस्थान का अगर समग्र विकास देखा जाए तो जादूगरी उसके अंदर देखने को मिलेगी, कोई दो राय नहीं। सिरेमिक का इश्यू छूट गया, क्या लगता है इसको लेकर कुछ? देखिए सिरेमिक्स के अंदर पिछले कुछ सालों में बीकानेर में बहुत अच्छी यूनिट्स आई हैं और बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी हुआ है। 2-4 सिरेमिक्स लैब की बात भी पिछले सालों में हुई थी। मुझे नहीं मालूम है वो इम्प्लीमेंट, ईमानदार से कहता हूँ मुझे नहीं मालूम है इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं है। लेकिन अगर आप सिरेमिक इंडस्ट्री को देखें तो पूरे भारत का 70% सिरेमिक्स का जो बिजनेस है वो बीकानेर से संचालित होता है, स्पेशली ग्लेज टाइल्स के बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई स्टेट ओन्ड बड़ी इंडस्ट्री के बारे में, देखिए हम नवरत्न के बारे में बात करते हैं भारत सरकार के बारे में, क्यों नहीं हम स्टेट ओन्ड किसी इंडस्ट्री के बारे में बात करें। ऐसी 1-2 इंडस्ट्री अगर बीकानेर के अंदर आती है, यहाँ के ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा बहुत बड़ी तौर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। इन्होंने बात की बेरोजगारी एक इशू रहता है, क्या लगता है आपको भर्तियों की जहां तक बात है इस बजट में कुछ उम्मीद करें? निश्चित रूप से देखिए, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि अगले 2 साल में हम 1 लाख भर्तियां लाने का प्लान है। तो ये 1 लाख भर्तियां निश्चित रूप से, जैसे आपने प्रतिनिधित्व की बात की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री इस क्षेत्र से आते हैं और रिकॉर्ड तोड़ स्वतंत्रता के बाद आज तक इतिहास में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस यदि राजस्थान में खुले हैं तो इस टेन्योर में खुले हैं। आते थे नहीं, अभी खुले हैं सर, मैं आपको बताना चाहूँगा। और उसके अलावा शिक्षा निदेशालय की बात की तो शिक्षा निदेशालय में भी निश्चित रूप से असर आपको आने वाले समय में दिखेगा कि हमारा, और महात्मा गांधी स्कूलों के मामले में इनके विपक्ष के लोग भी, मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूँगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल पर
महात्मा गांधी स्कूलों का जो परफॉर्मेंस राजस्थान में है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत माना जा रहा है कुछ महात्मा गांधी स्कूल्स और देने का प्लानिंग। निश्चित रूप से आने वाले समय में महात्मा गांधी स्कूल खुलेंगे, जो कॉलेजेस खुले उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वहां पर 1000 फैकल्टी की घोषणा पहले ही मुख्यमंत्री महोदय कर चुके हैं, और आने वाले समय में इन कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और बेरोजगारों को रोजगार मिल सके उसके लिए निश्चित रूप से इसमें प्रावधान मिलेंगे। बेरोजगारों को रोजगार मिले, बात तो हमेशा होती है। कृषि पर बात करें थोड़ी सी अपन, क्योंकि कृषि बजट आ रहा है। बात और मैं और जोड़ना चाहूंगा कि ये पहली बार हुआ है, जैसे आपने देखा अभी जो अधिवेशन हुआ कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, तो और इससे जितनी भी मतलब है हम प्रदेश को सब लोगों से चर्चा करके हमने राजस्थान का समग्र विकास कैसे हो इसके लिए मुख्यमंत्री जी बीकानेर के लिए और एक दो तीन चीजें आपकी नजर में क्या हैं जिस पर काम होना चाहिए होगा? देखिए, मुझे लगता है कि हमें पीबीएम हॉस्पिटल जो है उसके लिए और बजट ला करके वहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर उसका और अच्छे से डेवलप करना चाहिए। सड़कों की जो बात है निश्चित रूप से होना चाहिए। दोनों जो हमारे विधानसभा, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो सड़कों के लिए बजट आना चाहिए। और वैसे जो हमारे मंत्री कला साहब हैं उन्होंने भी प्रयास किए हैं, उन्होंने सड़कों के लिए पहले भी बजट दिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि विशेष रूप से बजट में भी इन सब चीज़ों के लिए प्रावधान हो। अभी बीकानेर के विकास की चर्चा चली है। बीकानेर का विकास औद्योगिक क्षेत्र से और अन्य क्षेत्र जो बन रहे हैं उसके लिए हो, तो उसके लिए पर्यटन का विकास हो, उसके लिए हवाई अड्डे की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हवाई अड्डे का विस्तार हो, इसके लिए जमीन की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ राज्य सरकार यदि जमीन बीकानेर के लिए आवंटित करती है तो बीकानेर का विकास जो है उसको 4 पंख लगेंगे और बहुत तेजी से इसका पेपर आउट कर रहे हैं, मुझे लगता है ये हो रहा है। ये मेरी जानकारी में नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी डिमांड आपने की। और आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए और क्या स्वावलंबन के लिए क्या हो सकता है? अब पॉलिटिक्स की बात से इधर, अब आप एक महिला होने के नाते क्या जरूरत महसूस कर रही हैं अभी राजस्थान में? राजस्थान में मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए भी और जो यंगस्टर्स है उनके लिए जो स्किल डेवलपमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, दे शुड मेक देम, उसके लिए बड़े बजट्स होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। इवन जैसे नर्सेज है और भी अदर बहुत सारे आजकल मैंने देखा है कि गर्ल्स दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, जॉब करना नहीं चाहते, तो इसमें भी बजट हो, उनको ट्रेनिंग हो और उनको आगे स्वावलंबन बनाए, इस तरह का अशोक गहलोत को बजट देना। जी, अच्छा पॉइंट उठाया। वीमेन इंटर्नशिप की बात एक तरह से कही है, एंटरप्रेन्योरशिप भी रह गया सर जी, और टैक्स पे तो हाँ आपका ही। देखिए, जब से जीएसटी आया है कर का बहुत बड़ा पोर्शन तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से निकल चुका है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार के हाथ में रहता है। जैसे वैट था, वैट के अंदर बहुत सारी अनियमितताएं थी, बहुत सारे लोगों के मिसमैच के कारण डिमांड हो गई थी और गवर्नमेंट ने उसके अंदर एक एमनेस्टी स्कीम भी दी थी जो अभी उसका टाइम पूरा हुआ है। बहुत से लोग चूंकि वैट के दौरान और जीएसटी के दौरान बिजनेस छोड़ चुके हैं, ना वो डिपार्टमेंट के टच में, ना अपने कंसल्टेंट के टच में, वो डिमांड उनके खड़ी रह गई और वो टेक्निकल डिमांड है। मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए और बहुत बड़ा मूव इसके अंदर लेकर वैट के चैप्टर को अब खत्म करना चाहिए। जैसे ही वैट का चैप्टर खत्म होगा हम लोग जीएसटी की तरफ मूव करेंगे और अच्छी इनकम की तरफ हम लोग जा सकते हैं। अब आते हैं हम वीमेन एंटरप्रेनर की तरफ। अगर वीमेन एंटरप्रेनर को पर्यटन के साथ में अगर आप जोड़ देते हैं, जो बीकानेर की खासियत बनती जा रही है, वीमेन एंटरप्रेनर को अगर हम कुटीर उद्योगों के साथ में जोड़ देते हैं, वीमेन एंटरप्रेनर को अगर हम समाज सेवा के कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों के साथ में जोड़ देते हैं, तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बीकानेर के लिए आने वाला है। बीकानेर एजुकेशन के हिसाब से तो बहुत अच्छा हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन में किसी तरीके की भी कोई कमी वीमेंस के लिए बीकानेर के अंदर है। लेकिन अगर वीमेन को किसी तरीके से कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए और उनको खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट जिस तरीके से कोई सब्सिडी या कोई इंसेंटिव्स देती है, तो वो वीमेन के लिए बहुत बढ़िया होना चाहिए। एक आम आदमी के तौर पर क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? एक बात हटते हैं, शिक्षाविद से हटते हैं, आम आदमी के तौर पर क्या देखना चाहते हैं आप बजट में? आम आदमी की तरह तो हम देखना चाहते हैं सबसे पहले सड़कें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी चले जाइए बीकानेर में सड़कों के हालात अभी तो खराब है, तो ये तो हम उम्मीद करते ही हैं कि एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए, मूवमेंट ईजी हो जाए, प्लस ट्रैफिक की बड़ी समस्या है तो वो किसी तरीके से इम्प्रूव हो, उसमें अगर कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो वो करके इम्प्रूव। आप क्या सोचते हैं, आम आदमी के तौर पर क्या लगता है ये एक दो तीन चीजें होनी चाहिए बीकानेर के हिसाब से? सर, जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो हमारे यहाँ से मैसेज जो लेके जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा मैसेज ये रहेंगे, यहाँ जो गंदगी है, शहर में गंदगी है, वो उसकी व्यवस्था सही नहीं है। दूसरा, सड़कों का तो जो है ही, सड़कों का बुरा हाल। और एयरपोर्ट, जैसे सत्यप्रकाश जी ने, एयरपोर्ट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अगर बीकानेर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है तो सख्त ज़रूरत यह है कि एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी यहाँ का विस्तार हो।
तो देखिए अलग अलग लोग थे, उनकी अपनी अलग अलग राय थी और कहीं ना कहीं देखिए बीकानेर जो है कृषि प्रधान जिला भी है, कहीं ना कहीं पूरा संभाग को अगर हम देखें हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर को इसमें शामिल करें तो मुझे लगता है कृषि के क्षेत्र में इस बार बीकानेर को बहुत कुछ मिलने की उम्मीदें रहेंगी। साथ ही साथ एयरपोर्ट विस्तार को लेकर बात हो रही है, एजुकेशन की बात है, महात्मा गांधी स्कूल्स पर काम होने की बात है, स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत हो, ये बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं केंद्र सरकार लगातार कोरोना के बावजूद बजट कम हो रहा है, तो ये चीजें बदलें। और देखिए किसी भी शहर के लिए, किसी भी संभाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क ऐसी प्राथमिकताएं हैं जो आम आदमी से भी जुड़ी हैं, और चाहे फिर वो पर्यटन के लिए आने वाला व्यक्ति हो या कोई दूसरा हो। तो मुझे लगता है कि जो यहां पर हमारे साथ पैनल था इस शहर का, वो संभ्रांत लोग, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ जिन्होंने बात की है, जिन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार बजट अच्छा होगा, लोक लुभावन बजट होगा, ये बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर भाजपा वालों ने चुटकी में कहा तो कांग्रेस वालों ने इसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लिया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि बजट की जादूगरी से क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए 2023 का वापसी का प्लान तय करने में कामयाब रह पाएंगे। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।